हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट करंट सिचुएशन इन जर्मनी। इज इट एडवाइजेबल टू मूव टू जर्मनी? क्या अभी भी यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, और अगर है तो उसमें से जो सैलरी मिल रही है, क्या उसमें आप आपके फैमिली के साथ मूव कर सकते हैं, रह सकते हैं? इन जनरल क्या ये सही टाइम है जर्मनी मूव करने का? तो अभी आपने काफी रिपोर्ट्स देखे होंगे न्यूज में जो कहते हैं कि जर्मनी रिसेशन में है, जर्मनी में जॉब्स नहीं है, जर्मनी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो इस सब का क्या मतलब है? तो ये सब चालू क्यों हुआ, वहां से चालू करते हैं। तो क्या हुआ, आपको सबको पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। उसके वजह से रशिया और जर्मनी के संबंध बिगड़ गए, और उसकी वजह से जर्मनी रशिया से गैस लेता था, जो कि यहाँ पे ठंडी ज़्यादा है तो फिर हीटिंग पर्पसेस के लिए, एनर्जी पर्पसेस के लिए यूज़ होता था। और ये गैस जो था उसकी प्राइस बहुत चीप थी जब आप रशिया से उसको लेते हो। बट क्योंकि अभी रशिया से ही वो कनेक्शन बंद हो गया है, तो जर्मनी ने दूसरे कंट्री से लेना चालू कर दिया है। बट वो इतना चीप नहीं रहा जितना कि तब होता जब जर्मनी ये रशिया से ले रहा था। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि हमारे एनर्जी कॉस्ट बढ़ गए। हमारा बिल पिछले साल डबल आया उस बिल से जो हम वॉर के पहले भरते थे। तो इतने ज्यादा बढ़ गए। ये सब कब अफेक्ट करता है? जब ठंडी आती है, जब हीटिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो उस टाइम पे आपके बिल्स भी बढ़ जाएंगे। और जब ये बिल्स बढ़ता है तो आपका रेंट भी बढ़ता है, क्योंकि रेंट में ये सारी चीजें, आपका हीटिंग, एनर्जी कॉस्ट, ये सब इंक्लूड होता है, तो वो भी बढ़ जाता है। तो इन जनरल जर्मनी में गैस प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसके वजह से फिर लिविंग कॉस्ट हाई हो गया। उसके वजह से जो आप रेंट भरते हो वो ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ से शुरू होती है प्रॉब्लम। और सिर्फ रशिया ही नहीं, यूक्रेन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री थी जर्मनी के लिए। यूक्रेन से काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती थी, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल हो गया। जब वो वॉर हुई या कोविड टाइम था, सनफ्लावर ऑयल मिलना इतना मुश्किल हो गया था। मतलब जो नॉर्मल बॉटल आती है 1 लीटर की, वो 2 यूरो की मिलती थी। बट उस टाइम पे इतनी क्राइसिस थी कि वही बॉटल 5 यूरो, 6 यूरो की मिलने लग गई थी। और अभी तो वो कम हो गया रेट वापस, इतना भी कम नहीं हुआ 2 यूरो जितना, बट क्राइसिस तो है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है यूरोप का, क्योंकि वहां से व्हीट आता था, तो उसकी वजह से बाकी चीजों की भी प्राइस बढ़ गए। तो ये था रीजन इन्फ्लेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का अपार्टमेंट क्राइसिस। आपने देखा होगा कि अपार्टमेंट नहीं मिल रहा, या फिर इतना मुश्किल हो रहा है एक स्टूडेंट अपार्टमेंट भी मिलना, क्योंकि स्टूडेंट को तो एटलीस्ट हॉस्टल्स अवेलेबल होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट वो भी मिलना मुश्किल हो गया अभी। अगर अपार्टमेंट मिल भी रहा है तो रेंट इतना ज्यादा है कि रेंट देने के बाद वो सेविंग उतना हो नहीं रहा जितना पहले होता था। अगर आप 2021 में कोई 2 BHK ढूंढने जाते थे तो उसका प्राइस होगा अराउंड 1100 यूरो। बट अभी उसी सेम घर का प्राइस एटलीस्ट 1400 यूरो तो बढ़ गया है। और छोटी सिटीज में थोड़ा तो ठीक है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे अपना ग्रोसरी कॉस्ट हो गया, वो तो हाई है ही। तो इस चक्कर में यहाँ पे लिविंग कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हाई है। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो जर्मनी एक श्रिंकिंग इकोनॉमी है। तो लास्ट ईयर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो उससे ये पता चलता है कि जर्मनी का इकोनॉमी जो है, जीडीपी जो है, वो 0.3 से श्रिंक हो गया है। दैट्स द रीजन यहाँ का जर्मनी का ग्रोथ इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है। रिसेशन चल रहा है, काफी सारे कंपनीज बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, जॉब्स जा रहे हैं लोगों की। तो ये सिचुएशन चल रहा है। तो काफी सालों से, जैसे कि वॉर जब हुआ तब से इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है हर साल। बट यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट उतनी नहीं होती। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है 6%, 8% हर साल से, जो एवरेज सैलरी इंक्रीमेंट मिलती है वो होती है 1.5% या 3% अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। सैलरी मतलब बढ़ के भी बढ़ नहीं रही, या फिर वो मैच नहीं हो रही कि आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। हमारे खर्चे बढ़ गए, सैलरी उतनी नहीं बढ़ी, तो अब क्या करें? तो अब हम पैसे बचाएंगे। अब हम सिटी से थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे ताकि रेंट बच सके। हम लोग थोड़ा एनर्जी कम यूज करना चाहेंगे। और इस पे रिपोर्ट भी आई है कि लास्ट ईयर यूसेज होता है एनर्जी का घरों में, वो कम हो गया। लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जर्मनी एक टेक्निकल रिसेशन में है। अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको हेल्प करने की कोशिश करती है। जैसे कि हमें इन्फ्लेशन इंसेंटिव मिलता है 3000 यूरोज का, जो लास्ट ईयर मिला। अभी इसमें कोई टैक्स नहीं भरना था, तो ये हमको मिल गया। वरना हर चीज, थोड़ा भी आप इनकम कमाते हो, जैसे कोई कंपनी का बोनस मिलता है ईयरली, उस पे भी टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स सिचुएशन जर्मनी में काफी सीरियस है। बट इस पे टैक्स नहीं भरना पड़ा, तो ये बहुत बड़ी न्यूज बन गई। 3000 यूरो अगर कहने की बात है तो ये एवरेज इन हैंड सैलरी है किसी इंसान की जो आईटी या टेक हाई स्किल जॉब में काम करता है। तो 1 महीने का मतलब आपको नेटो सैलरी हाथ में मिल गई।
बिना टैक्स की। अब हमने जिस सिचुएशन के बारे में बात की उसका इफेक्ट जॉब्स पे क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्ट ऐसा है कि काफ़ी कंपनीज ले ऑफ कर रहे हैं, स्पेशली जिनका कोई लेबर यूनियन नहीं है। तो अभी यहाँ पे दो तीन टाइप की कंपनीज होती है जर्मनी में, और जिनका लेबर यूनियन होता है, जैसी बड़ी कंपनीज हो गई, सारे जो ये ऑटोमोटिव कंपनीज है या फिर बड़ी कॉस्मेटिक फर्म्स है, उन सबका लेबर यूनियन होता है। वहाँ पे आप एम्प्लॉयज़ को इतना इजीली नहीं निकाल सकते। बट अगर छोटी कंपनी है जिनका कोई लेबर यूनियन नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को निकालना काफ़ी ईजी है, स्पेशली स्टार्टअप्स। क्योंकि मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ था कि उसने स्टार्टअप ज्वाइन की कोविड के टाइम पे, एंड 2 महीने में उनको निकाल दिया क्योंकि स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिली। तो ये पहले से ही चल रहा है। अब ये ले ऑफ्स इतने नहीं हैं जितने कि किसी यूएस की कंपनी में हमें दिखाई देता है कि हर महीने इतने इतने 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, बट थोड़े परसेंटेज में बिल्कुल ये चल रहा है यहाँ पे, और ले ऑफ्स हो रहे हैं। एंड इसकी वजह से हायरिंग काफ़ी स्लो है। इंटरनल हायरिंग तो स्लो है ही, बट इंडिया से भी उन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि उनको स्पॉन्सर नहीं करना किसी बाहर वाले इंसान को, इतना टाइम वेट नहीं करना किसी को हायर करने के लिए, क्योंकि 3-3 महीने निकल जाते हैं किसी को अगर इंडिया से हायर करना है, वीज़ा प्रोसेस करना है, उसको यहाँ पे लाना है। तो इसका इफेक्ट स्टूडेंट पे क्या है? तो अगर आप एज अ स्टूडेंट जर्मनी आना चाहते हो, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए? आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट हाई है। वो तो अच्छा है कि जर्मनी एक ब्लॉक्ड अकाउंट सिस्टम रखता है, मतलब आपको 1 साल के लिए जो खर्चे होने वाले हैं यहाँ पे, वो पैसे पहले से ही आपको वीज़ा के लिए ब्लॉक करके रखने पड़ता है, ताकि 1 साल तक आपका कोई टेंशन नहीं है पैसों का। बट वो अमाउंट बढ़ सकती है। जैसे मैं जब आई थी तो मैंने कुछ 7 लाख ब्लॉक किए थे, लेकिन अभी वो अमाउंट 11 लाख पहुंच चुकी है। तो वो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। दूसरा, सेविंग्स करना डिफिकल्ट है। जब मैं स्टूडेंट थी तब रेंट्स थे अराउंड 250 यूरोज या 180 यूरोज, बट अभी जो सिचुएशन है, जो पिछले 2 साल में इतनी एस्केलेट हो गई है, तब स्टूडेंट्स का जनरल 500 यूरो 600 यूरो इतने रेंट्स भरते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर अ स्टूडेंट इन म्यूनिक, वो देखना, उस पे आपको रियलिटी डेफिनेटली पता चल जाएगी। और दूसरा, यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने ट्यूशन फीस इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया, क्योंकि जब ऐसी रिसेशन सिचुएशन आ जाती है तो गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं होती। यहाँ पे फ्री एजुकेशन इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट सारा रिसर्च फंड करती है, यूनिवर्सिटी का सारे खर्चे फंड करती है। बट अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो अभी यूनिवर्सिटीज़ को चार्ज करना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे आते हैं। म्यूनिक, टीयू म्यूनिक ने इंट्रोड्यूस कर दी। नॉर्वे भी ऐसी कंट्री है जिन्होंने ट्यूशन फीस इस साल से इंट्रोड्यूस कर दी है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो उसकी सिचुएशन क्या है। एंड मैं ऐसा एडवाइस करूंगी कि अगर जर्मनी आना चाहते हो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से दूर रहो, स्पेशली जो 20 लाख से ज़्यादा फीस चार्ज करती है, क्योंकि बहुत टफ है। आप कैसे 20 लाख रुपए का ROI वसूल करोगे? 20 लाख इन्वेस्ट करना, उस पे इंटरेस्ट आपको आराम से वो 25-30 लाख भी पहुंच सकता है जब आप इंटरेस्ट के साथ उस लोन को वापस दोगे। और आपकी सैलरी ही यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी कुछ 40 लाख या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख होती है। तो इतनी सैलरी होगी और उस पर आप 40% टैक्स दोगे, तो कब वो ROI वसूल होगा? तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट। अब ये सब सिचुएशन, जो रिसेशन है, स्लो डाउन है, श्रिंकिंग इकोनॉमी है, इसका डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है? अभी डेली लाइफ पे ये इफेक्ट है कि हम लोग खुद नोटिस करते हैं हमारी ग्रोसरी बिल जो है वो बहुत बढ़ गया। तो हर बार जो घर का सामान खरीदने जाते हैं, पहले 50 यूरो होता था, आजकल 100 यूरो के नीचे नहीं होता है वो कॉस्ट। और जो चीज़ है कि सेविंग्स ज़्यादा करने लग गए हम लोग, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लग गए, तो जो नेसेसरी खर्चे है उतने ही करते हैं। अभी हमको तो यहाँ पे रहते हुए काफ़ी साल हो गए तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो अभी अभी आ रहे हैं जिनके ऊपर 20-20 लाख का लोन है, उनको तो सेविंग के अलावा कोई और चांस ही नहीं है। मतलब ट्रैवल वगैरह तो आप थोड़ा दूर ही रहने दो ये सारे गोल्स, और पहले सेविंग्स पे ध्यान दो। तीसरा कि जॉब स्विच करना बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो सबसे ज़्यादा कौन कटता है? जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब जो लोग प्रोबेशन पे है या फिर जो स्टूडेंट्स टेम्प्रेरी जॉब वाले लोग हैं, टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं, वैसे लोग की सबसे पहले जॉब कटेगी। चौथा है कि यहाँ पे इतना रिसेशन होने के बाद भी सोसाइटी का जो फॉर्म है वो तो चेंज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन डेफिनेटली है, बर्थ रेट लो डेफिनेटली है, तो उसकी वजह से जो हेल्थ सेक्टर में जॉब्स है, जैसे कि डॉक्टर्स का हो गया या फिर नर्सेस का हो गया, ऐसे जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, उनकी डिमांड तो डेफिनेटली रहेगी। मैंने नर्सेस के जॉब पे एक वीडियो भी बनाया, उसको डेफिनेटली चेक करना, बिकॉज वो
बहुत यूज़फुल है अगर नर्स को यहाँ पे मूव करना है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है कि जर्मन लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर जॉब चाहिए और मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो रहा है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अभी इस साल या लास्ट ईयर ही जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए थे वो इंडियंस थे रिकॉर्ड नंबर्स में। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना कंपटीशन बढ़ गया है। इस बढ़ते कंपटीशन में आपको आपकी स्किल्स सबसे ज़्यादा हाई रखनी है, सबसे ज़्यादा कटिंग एज रखनी है, मतलब आपकी स्किल्स जो है उससे आपको कहीं भी जॉब मिलना चाहिए। तो आपकी फील्ड में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है या आपकी फील्ड में जो लेटेस्ट इनोवेशंस हो रहे हैं उस पर ध्यान दो, उन पर प्रोजेक्ट करो और वैसी स्किल्स डेवलप करो, यही आपके पास ऑप्शन है। दूसरा है कि आईटी स्किल वाले जॉब्स। तो आईटी स्किल्स में जिनके पास सबसे हाई स्किल्स है उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी डिमांड हमेशा रहती है। यहाँ पे इतना आईटी एडवांस नहीं है जितना कि हम इंडिया में देखते हैं। अभी अभी सर्वे हुआ था जिसमें पता चला कि इंडिया का अडॉप्शन जो है एआई का वो सबसे ज़्यादा हाई है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। इस वजह से उतना यहाँ पे नहीं दिखता है और यहाँ पे ये लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी एआई को लेके। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे मूव होना चाहते हो, आपके पास वो स्किल्स है, तो डेफिनेटली अप्लाई करो। मिल गया जॉब तो काफ़ी सही है। मैं ऐसे ही कहूँगी कि अगर आप यहाँ पे मूव हो रहे हो तो जॉब के साथ ही मूव करना। जॉब सीकर वीज़ा वगैरह आपका अच्छा खासा इंडिया का जॉब छोड़ के यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी बहुत लो है कि आपको जॉब मिलेगा, और मिला तो कैसी कंपनी में मिला है, तो उसका वो टिकेगा या नहीं उसका भी प्रोबेबिलिटी बताना थोड़ा कम है। तो दूसरी चीज़ों अगर हम बात करें तो जैसे है ब्लू कॉलर जॉब, तो उनकी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली यहाँ पे हाई है। और स्किल्ड ऑक्यूपेशंस पे मैंने जो वीडियो बनाया उस पर मैंने पूरी लिस्ट शेयर की है कौन सी जॉब्स की रिक्वायरमेंट हाई है। ब्लू कॉलर जॉब्स में भी यही होता है कि अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है तो ही आपको जॉब मिलना इजी होता है। अगर आपके क्वालिफिकेशंस रिकग्नाइज्ड है तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यही है सारे प्रॉब्लम्स जो अभी जर्मनी में चल रहे हैं और जिनकी मुझे आपसे बात करनी थी। अगर आपको और भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं और हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड कोई अलग है या फिर आपको किसी और चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बुक अ कॉल विथ मी। ऑल्सो अगर आप स्टूडेंट हो और कहीं भी दुनिया में किसी भी कंट्री में मूव करना चाहते हो फॉर स्टडिंग, देन मेरी टीम है जो आपको पूरा हेल्प करेगी फ्रॉम एप्लीकेशन, एडमिशन, काउंसलिंग कि आपको इस कंट्री में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, और वीज़ा प्रोसेस सब कुछ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।